गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट में। जैसे आज गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है जो हम सभी धूमधाम मिलकर इसको मनाएंगे। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है सारी चीजें हैं, क्या क्या प्रोसेस है हमारे, और आज की क्लास का क्या हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके आधार पे हम सारी चीजें यहाँ पर रेगुलर देख रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट करते हैं हम आगे की जो क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पे मैं रश्मि रानी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी देख रहे हैं कि मैं पेपर 2 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेगुलर लर्निंग हो रही है। तो साथ के साथ हम पेपर 2 है, लिटरेचर है, जिसमें आरपीएससी और साथ के साथ नेट और जीआरएफ की भी बराबर प्रिपरेशन चल रही है। तो जैसे मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रीतिकाल का भाग 2 है। तो जो हमने कल पढ़ा था भाग 1 पढ़ा था, तो आज हम भाग 2 की बात करेंगे कि भाग 2 में क्या क्या चीजें हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन के माध्यम समझना है कि किस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से बढ़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं रश्मि रानी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, टीचिंग एक्सपीरियंस 5 ईयर, एनटीए यूजीसी नेट क्वालिफाई। ठीक है, दिल्ली मुखर्जी नगर। उसमें आप देख रहे हो कि आप जैसे यहाँ पे रेफरल कोड है, तो ये मेरा रेफरल कोड है। जो मेरा रेफरल कोड है वो है रस्टेन। ठीक है, कौन सा है? वो है रस्टेन। आगे बात करें प्लस कोर्स की, उसके बाद में 3 मंथ की, 6 मंथ की और 24 मंथ की। ठीक है, तो ये सभी जो रेफरल हैं आप देख रहे हैं, ये सभी जो मंथ्स है, इन मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट सब्सक्रिप्शन है वो किस चीज का है? वो है आपका 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ्स का। ठीक है, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। तो जो ये सभी जो सब्सक्रिप्शन है आप इन सभी को इजिली यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे बात करें 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी आपके लिए उपयोगी नहीं है। जो आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ के साथ नेट और जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिट में नहीं है। ठीक है, साथ के साथ बेनिफिट की तो बात कहें जो आपकी कोर्स की प्रिपरेशन के मुकाबले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 मंथ में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप बार बार 1890 लेंगे, फिर बार बार लेंगे, तो ये आपके बिल्कुल भी बजट में नहीं होगा और ज्यादा महंगा भी होगा। ठीक है, और परेशान भी होंगे। 3 मंथ देखो, 1 मंथ और 3 मंथ दोनों ही एक जैसे हैं, इसीलिए आपका सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो माना जाता है वो माना जाता है 12 मंथ्स का। ठीक है, कितने मंथ्स का माना जाता है? 12 मंथ्स का माना जाता है। उसके साथ के साथ आप देख रहे हैं 24 मंथ्स है। जो 24 मंथ्स है उसका सब्सक्रिप्शन भी आप सभी के लिए सुपर है, बेस्ट है। मान लीजिए आपने नेट और जेआरएफ किया है, ठीक है, तो नेट और जेआरएफ भी आपको करना है। उसके बाद में आपको आरपीएससी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो वैकेंसी आती है उनका भी आपको तैयारी करनी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप तैयारी करेंगे। ठीक है, जो ये आप तो तैयारी के लिए आपको दोबारा से सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स जो है नेट और जीआरएफ के लिए और आरपीएससी या अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक साथ ही सब्सक्रिप्शन ले तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो, मैं तो आपकी बजट के लिए बात कर रही हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 1890 रुपीज है। उसके बाद में 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 4725 रुपीज है। और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 8505 रुपीज है। और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 10,395 रुपीज है। और 24 मंथ की बात करें तो 15,120 है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जो यहाँ पर आप इजिली देख रहे हैं आप सभी स्टूडेंट। उनके बाद में जैसे फिर आता है आइकॉनिक। ठीक है, तो हम बात करें कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हम क्यों लें, प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों ना लें। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम कैसे करें, हम ये लें क्या चीजें। देखो, जो चीजें हमारी बजट में भी हो, साथ के साथ हमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही हो, समय पे सारी चीजें मिल रही है, तो वो ही हमारे लिए बेस्ट होता है।
ठीक है। देखो एक चीजें हैं, पहले क्या चीजें थी, पहले लोग साइकिल से भी चलते थे, ठीक है, पैदल चला करते थे, फिर साइकिल से चलने लगे, ठीक है, और कुछ बैलगाड़ियां हैं, उनसे, ट्रेन से, फिर गाड़ी है, एरोप्लेन है, सारी चीजें हैं हमारे लिए जो सुविधाओं के लिए है। तो इन सब में क्या खर्च होता है, हम सभी के लिए अर्थ खर्च होता है, ठीक है, फिर पैसे खर्च होते हैं, हमारी मनी खर्च होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि उस मनी से हमारे बहुत अच्छी सारी चीजें हो रही है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसी चीज को ज्यादा लेंगे जो हमारी सुविधा में होगा और आगे के लिए, हमारे भविष्य के लिए भी होगा, ठीक है। तो प्लस में आप देख सकते हैं इंडिया का बेस्ट एडुकेटर्स होंगे और क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चर कोर्स होगा, पीडीएफ होंगे, साथ के साथ में आपको जो लाइव टेस्ट जो होते हैं और क्यूज होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन ये होंगे ओनली प्लस कोर्स में। आप सोचते हैं कि ऐसे तो प्लस कोर्स में होंगे, साथ के साथ इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स, ठीक है, लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर कोर्स है, लाइव टेस्ट क्यूज हैं, उनमें आप देख रहे हैं पर्सनल कोच है, पर्सनलाइज्ड डाउट सोल्विंग है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है और सब इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये सभी चीजें होंगी आपको सिलेक्ट आइकॉनिक क्लासेस में। उसके बाद में आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं, जैसे 6 मंथ है तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है आपका 12,180 रुपीज, जो आपको अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो साथ के साथ आप इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर आप दे सकते हो, तो इंस्टॉलमेंट में है आपका 2000, ठीक है। उसके बाद में 12 मंथ्स की बात करें, जो 31% आपको पहले से ऑफ मिला है, साथ के साथ आप देख रहे हैं 16,875 रुपीज है। उसके बाद में बात करें 24 मंथ्स की, तो 24 मंथ्स में आप देख रहे हैं 54% आपको पहले से यहाँ पर ऑफ मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 22,500 रुपीज आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग है, जैसे आप सभी देख रहे हैं। तो 24 मंथ्स है और यहाँ पर देख रहे हैं 22,500 रुपीज, ठीक है। और ये मेरा रेफरल कोड है जो बिल्कुल नहीं भूलना है आप सभी को। तो मेरा जो रेफरल कोड है वो है रस्टैन, ठीक है। उनके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में आप देख सकते हैं कि आइकॉनिक में आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, कैसे हैं, बेस्ट हैं, बेहतरीन है, तो उनकी हम बात करेंगे। तो आइकॉनिक में क्या क्या चीजें आपको बेस्ट मिल रहा है, ठीक है, सॉरी वो तो आइकॉनिक की। अब बात करते हैं हम अनअकैडमी कॉम्बैट कॉम्पिटिशन की, ठीक है। जो अनअकैडमी कॉम्बैट कॉम्पिटिशन है वो आपका 31 जनवरी को है, ठीक है, 31 जनवरी को 11 AM। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो यूट्यूब क्लासेस होती है हमारी अनअकैडमी यूजीसी नेट पर या लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट पर, आप उस चैनल पे जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो टॉप में ही डला होगा अनअकैडमी कॉम्बैट कॉम्पिटिशन, तो आप वहां पर जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये है 11 AM पर 31 जनवरी। उसके बाद में बात करें 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है और 1,000 है। तो ये सभी उनके बेसिस हैं जो आप देख रहे हैं। तो जो बच्चे फर्स्ट आएंगे तो ये प्राइज उनके लिए होगा, जो बच्चे जीतेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए 10,000 है और सेकंड के लिए 5,000 है, थर्ड के लिए 2,000 है, फोर्थ के लिए 1,000 है, ठीक है। तो ये सभी आप सभी के लिए हैं। अब देखते हैं कौन विनर बनता है। और जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें, ठीक है, कौन सा होगा, पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट में आप देख सकते हैं 60 मिनट का पेपर होगा ये। एंड तो सभी स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी जो प्रतिभा है प्रतिभा को आजमाइए, जो भी, क्योंकि जो लीडर बोर्ड होते हैं वो आपका आईना होगा, समझ रहे हो ना, वो आपका आईना है, वो आपको दर्शाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक है। चलिए, जैसे हम बात करें, कल हमने बात करी थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी के बारे में चर्चा की, ठीक है।
और अब जो हम बात करेंगे वो वाक्य विज्ञान के बारे में करेंगे। ठीक है, तो वाक्य विज्ञान क्या है और वाक्य विज्ञान के बारे में क्या कहा गया है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम वाक्य विज्ञान के विषय में करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य विज्ञान के बारे में कहने वाले हैं, आप देख रहे हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु। देखो, जो जिस तरीके से साहित्य में सबसे बड़ा नाम आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक उसी प्रकार व्याकरण में भी जो माने जाते हैं वो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी भी मतलब श्रेष्ठ ही हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा है विचारों के बारे में कि एक विचार पूर्णतः से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि जो एक विचार है, जो पूरा विचार है, उस विचारों को अगर प्रकट किया कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो समूह कहलाया जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्तित्व से युक्त पद समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, जो आकांक्षा है, योग्यता है, आसक्ति है से युक्त पद समूह क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, पद और वाक्य के महत्व की प्रतिष्ठा को लेकर दो दार्शनिक सिद्धांत प्रसिद्ध हैं जो निम्नवत हैं। ठीक है, पद और वाक्य के महत्व की प्रतिष्ठा को लेकर दो दार्शनिक सिद्धांत मतलब प्रसिद्ध हैं जो निम्नवत हैं, जो निम्न तरीके से उन्हें बताया गया है। क्या है, तो वो कौन से हैं दो दार्शनिक, वो आप देख सकते हैं। उनके सिद्धांत है अभिहिता अन्वय अनुवाद मतलब पदवाद है, दूसरे है अन्वंतिताभिधानवाद मतलब वाक्यवाद है। ठीक है, प्रवर्तक में आप देख सकते हैं कुमारिल भट्ट है, प्रभाकर गुरु है। ठीक है, तो दो हो जाते हैं। और तीसरे में देखते हैं अभिहितानम पदार्थनम अनव्यय। ठीक है, अनिवित्तानम पदार्थनम अभिधनम। ठीक है, अभिधानम। तो ये सभी किसके अंदर आ जाती है, ये आ जाती है उन दोनों दार्शनिक के अंदर जिन्होंने पद और वाक्य के बारे में कहा है। तो पद के बारे में कहने वाले कौन है, कुमारिल भट्ट है, और धानवाद के बारे में कहने वाले कौन है वाक्यवाद के में, प्रभाकर गुरु हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या कहा है, कुमारिल भट्ट ने अभिहितनानम प्रधानम अनव्यय। ठीक है, दूसरे ने कहा है अनिवित्तनानम प्रधानम अभिधानम। ठीक है, तो उन्होंने शब्द समूह से लेके जो भी अर्थ है, ज्ञान है, बुद्धि है, यंगत है, अवधान है, उनको मिलाकर सब चीजों के बारे में कहा गया है। चलिए, उसके बाद में देखते हैं कि कविराज विश्वनाथ ने काव्य के तीन अनिवार्य तत्व, किसने बताए, जो कविराज विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ ने वाक्य के तीन अनिवार्य तत्व माने हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आकांक्षा है, अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा है। ठीक है, योग्यता है जो बुद्धि संगत संबंध है, और आसित्य है जो अव्यवधान है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए तो वाक्य की मुख्यतः दो अवयव होते हैं। अब वो दो अवयव कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका उद्देश्य होता है और आपका विधेय होता है। ठीक है, कौन कौन से हो गए, एक तो आपका उद्देश्य हो गया, दूसरा आपका विधेय हो गया। चलिए, सबसे पहले हम जो बात करें आकांक्षा की बात करें। ठीक है, किसकी बात करेंगे, हम आकांक्षा की बात करेंगे। तो आकांक्षा आप देख रहे हैं जो अर्थ ज्ञान की पूर्ति की जिज्ञासा के लिए आकांक्षा का प्रयोग किया जाता है। और योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता में आप देख सकते हैं कि जो भी चीजें हैं पूर्ति जिज्ञासा की जाती है, मतलब अवधान के लिए की जाती है, जो भी इत्यादि चीजें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सार्थकता। ठीक है, तो वाक्य में निम्नलिखित, ठीक है, 6 भेद हो जाते हैं, लेकिन कवि देखे जाए तो कविराज के 3 हैं और बाकी जो अनिवार्य तत्व माने गए हैं वो 6 माने गए हैं। तो वो 6 कौन से हैं, सबसे पहले देखते हैं सार्थकता। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें तो योग्यता है, आकांक्षा है, ठीक है, आकांक्षा के बाद में निकटता है, निकटता के बाद में पदक्रम है, पदक्रम है, और पदक्रम के बाद में अगर हम बात करें तो अन्वय है। ठीक है, तो ये अर्थ ज्ञान की पूर्ति के लिए हुआ, ये बुद्धि संगत के लिए, अब ध्यान के लिए। सार्थकता,
सार्थकता क्या होती है? देखो जो वाक्य के तत्व हैं वो कितने हैं? अनिवार्य तत्व 6 होते हैं, लेकिन कविराज के अनुसार कितने हैं? 3। आपको दोनों बातें याद रखनी है। तो सार्थकता में आप देख सकते हैं कि वाक्य के कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, वो क्या हो गए? सार्थक हो गए। दूसरे बार में बात करें हम योग्यता की, तो योग्यता क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के प्रसंग के अनुसार अपेक्षित जो भी अर्थ प्रकट होता है, प्रकट करने के लिए जो योग्यता होती है उसे क्या कहते हैं? योग्यता कहते हैं। भाई कोई भी शब्द है और मैंने कोई शब्द आपको बोला है तो उसके लिए तो वो क्या है? कोई ना कोई तो अर्थ वो प्रकट करेगी, और जब वो अर्थ प्रकट करेगा तो क्या बनता है? एक वाक्य का। जैसे चाय खाई, ठीक है, तो क्या मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने बोला चाय खाई, ठीक है, लेकिन चाय खाई क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उचित वाक्य नहीं है, यह वाक्य ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही निकल, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है, उसमें भी होता मैंने चाय पी, ठीक है, क्योंकि चाय मतलब जो भी खाई नहीं जाती, कैसी होती है? पी जाती है। तो सही योग्यताओं के अनुसार सही शब्दों का चयन करते हुए और पूर्णता की दिशा में ले जाते हुए क्या होती है? योग्यताएं होती है। उसके बाद में हम बात करें आकांक्षा की, ठीक है, किसकी बात करेंगे? हम आकांक्षा की बात करेंगे। तो आकांक्षा का तो आप अर्थ जानते ही हैं, तो आप में से नाम भी है आकांक्षा, और जो क्लास में भी आती है। क्यों आकांक्षा? तो आकांक्षा का जो अर्थ होता है वो होता है इच्छा, ठीक है। तो वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की मतलब कमी या त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाए, ठीक है। तो उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, और साथ के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे, ठीक है। जैसे पत्र लिखता है, ठीक है, पत्र लिखता है, तो क्या पत्र लिखा जाता है? ठीक है, मतलब पत्र लिखता है, ठीक है। क्या कभी आकांक्षा आपने पत्र को लिखते देखा है? नहीं, पत्र लिखा जाता है, ठीक है, किसी अन्य के द्वारा, ठीक है। तो इसमें वाक्य में क्रिया के कर्ता को कोई जानने की इच्छा होगी, ठीक है, तो इसमें कोई भी वो नहीं है, तो इसे पूर्ण वाक्य इस प्रकार हो सकता है, जैसे मोहन पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, मैंने पत्र लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पूर्ण कर सकते हैं। तो जैसे राम ने ठीक है, जैसे राम ने पत्र लिखा, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो जैसे राम ने पत्र लिखा तो उनके आधार पर है, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं कि कैसे सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर राम ने पत्र लिखा है, तो अब ये पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में कि जिसमें इच्छा दर्शाई जाए, तो इसमें इच्छा कहाँ थी? पत्र लिखा है, तो कोई इच्छा नहीं दर्शाई जा रही कि पत्र कैसे लिखा जा रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है। उसके बाद में बात करें पदक्रम, ठीक है, किसकी बात करेंगे? पदक्रम की बात करेंगे। तो पदक्रम में क्या होता है? वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है, जो वाक्य है, ठीक है, तो वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, तो उसके आधार पर जैसे सुहावनी है रात चांदनी, ठीक है, सुहावनी है रात चांदनी, तो क्या ये पूरा वाक्य बना? नहीं बना। और इसको पूरा करने के लिए कैसे होंगे? इसको पूरा करने के लिए होगा, जो ये वाक्य लिखा जाएगा इसको सही दिशा में सही पदों के अनुसार लिखा जाएगा। मैंने बोला
सुहानी है रात, सुहानी चांदनी है रात। ठीक है, तो मैंने मतलब जो इसके पद थे वो इधर उधर कर दिए, सही क्रम में उनको नहीं लगाया, तो ये कैसे हो गए, गलत हो गए। तो फिर इसका क्या बने, तो ये वाक्य नहीं माना जाएगा, अव्यवस्थित अवस्था है पदकर्मों की, तो पदों को सही दिशाओं में नहीं लगाया गया। चलिए, तो क्या हो जाएगा कि चांदनी रात, ठीक है, चांदनी रात सुहावनी होती है। ठीक है, चांदनी रात सुहावनी होती है। ठीक है, तो अब कैसे, तो पदक्रम कैसे हो गए, बिल्कुल हमारे करेक्ट हो गए हैं, सही हो गए। उसके बाद में अन्वय की बात करें। ठीक है, तो अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का क्या अर्थ होता है, मेल से होता है। और जैसे अवधान भी कहा जाता है, तो वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल तीनों को देखते हुए ही जो बनाया जाता है क्रिया के साथ ठीक मेल तेल है, मतलब तालमेल बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो बालिका है, बालक है, तो बालिकाएं हैं, इसमें कर्ता क्रिया अन्वय ठीक नहीं है, तो इसलिए शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, तो बालक और बालिकाएं। तो इस तरीके से हमें शब्दों को भी सही अवयवों को भी, जो भी अवयव हैं अन्वय हैं उनके आधार पर भी देखना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे वाक्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। चलिए आगे लिखे, जैसे आप देख रहे हैं वाक्य के मुख्यतः दो अवयव होते हैं। अब दो अवयव कौन से होते हैं, एक उद्देश्य होता है आपका, दूसरा विधेय होता है। तो उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में किसे कहा जाता है, तो उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, उद्देश्य क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और हम इसकी बात करें विधेय की, तो क्या हो गया, प्रेडिकेट। बोलते हैं ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उद्देश्य और विधेय, ये एक सब्जेक्ट है, बाकी सब प्रेडिकेट है। चलिए, जैसे जिसके बारे में कुछ बताया जाए। ठीक है, तो उद्देश्य किसे कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, तो वो क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। जैसे अनुराग खेलता है। ठीक है, अनुराग खेलता है। सचिन दौड़ता है। विवेक खाता है। ठीक है, विवेक खाता है, अनुराग खेलता है, विवेक खाता है, सचिन दौड़ता है। तो ये क्या है, तो वाक्य में अनुराग है, विवेक है, सचिन है, तो ये सभी इनके अनुसार यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि ये सब उद्देश्य हैं, ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसके अंदर कर्ता और कर्ता का विस्तार, ठीक है, विस्तार होता है। ठीक है, तो जिससे परिश्रम करने वाला व्यक्ति क्या होता है, सदा सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं, वो सदैव सफल होते हैं। तो वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार, तो परिश्रम करने वाला कौन है, व्यक्ति। ठीक है, इसी प्रकार खाने वाला कौन है, विवेक है। खेलने वाला कौन है, अनुराग है। दौड़ने वाला कौन है, सचिन है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करें हम विधेय की। विधेय में देख रहे हैं जो वाक्य के बारे में जो भी कुछ है बताता है। ठीक है, तो जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो है, और जिसके वाक्य के बारे में बताया जाए वो है। ठीक है, तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो क्या होता है, विधेय होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे थे, विवेक खाता है, अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, तो जो दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो भी कुछ भी है वह शेष रह जाता है, तो वो विधेय है। ठीक है, तो इसको ना देख रहे हैं, तो कर्ता के बाद में ये खाता है, खेलता है, दौड़ता है, ये बाकी सारे क्या हैं, ये विधेय ही है। ठीक है, जैसे विधेय का जो विस्तार होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी बच्चे के साथ दौड़ती हुई इधर गई।
ठीक है, ठीक कह सकते हैं कि जो लंबे बालों वाली लड़की है वो बच्चे के साथ दौड़ती हुई इधर गई, ठीक है, उधर गई। तो इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार है, ठीक है, तो गई का विस्तार हो जा रही है, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ती हुई उधर गई, ठीक है। तो जो लंबे लंबे बालों वाली है लड़की वो क्या हो गया, हो गया, और बाकी जो है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमने वाक्य के भेद के उद्देश्य और दोनों के बारे में बातें की, लेकिन अब देख रहे हैं इनके अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, क्रिया के आधार पर 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, शैली के आधार पर 3 भेद होते हैं, और आप देख रहे हैं आकृति के आधार पर योगात्मक और योगात्मक होते हैं। तो विभिन्न आधारों में वाक्यों के ये भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसके आधार पर देखेंगे, हम देखेंगे अर्थ के आधार, ठीक है। तो वाक्यों को अर्थ के आधार पर बांटा जाता है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे वाक्यों के जो है, तो वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनका विभाजन 2 आधारों पर कर सकते हैं, ठीक है। 2 आधारों पर इनका विभाजन हुआ, एक तो आप देख रहे हैं अर्थ के आधार पर है, ठीक है, और दूसरे होते हैं रचना के आधार पर, वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद 2 आधार पर हो गए, एक तो हो गए अर्थ के आधार पर, दूसरे हो जाते हैं आपके रचना के आधार, ठीक है, समझ में आ गई आपको अच्छे से। उसके बाद में हम बात करें अर्थ के आधार पे हो गए, रचना के आधार पे हो गए। तो जो रचना के आधार पे आप देख रहे हैं सरल वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं, जो हमने पहले से यहाँ दिए गए हैं, उसके बाद में संयुक्त वाक्य हैं। तो ये किसके आधार पर हो रहे हैं, ये वाक्यों के आधार पर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देख रहे हैं आप, विधान सूचक है, निषेध सूचक है, आज्ञा सूचक है, प्रश्न सूचक है, 8 भेद है इसके, ठीक है। याद रखना अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। विस्मय सूचक है, संदेश सूचक है, इच्छा सूचक है, संकेत सूचक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत है, ये सभी वाक्य के आधार पर 8 जो है उनके आधार पे, जैसे एसरेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और उसके बाद में आप देख रहे हैं इलेटिव है और सेंटेंसी है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी है और कंडीशनल है, ठीक है। ये सब इनके आधार पर हो जाते हैं। चलिए जिन वाक्यों में सबसे पहले हम देखते हैं, 1 मिनट में साथ के साथ लिख भी देती हूँ इनकी जो डेफिनेशंस है, जो आपको थोड़ा इजी भी रहेगा। और चलिए सबसे पहले देखते हैं विधान सूचक। तो विधान सूचक में आए जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधान सूचक कहते हैं। मतलब क्रिया की करने की या होने की, ठीक है, दोनों सूचनाएं मिले तो वो कैसी होती है, विधान सूचक होती है। जिन वाक्यों में क्रिया के होने की सूचना मिले वो क्या होते हैं, विधान सूचक होते हैं। जैसे मैंने दूध पिया है, ठीक है, आप देख रहे हैं तो कैसे है, जैसे मैंने दूध पिया है, ठीक है, वर्षा हो रही है, ठीक है, क्या है, वर्षा हो रही है, मैंने दूध पिया है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो जिन वाक्यों में आप देख रहे हैं क्रिया के करने या होने की सूचना हो, ठीक है, सूचना मिले तो उन्हें विधान सूचक वाक्य कहते हैं।
जैसे मैंने दूध पिया है, तो सीधी सी बात है पीना क्या है, कार्य हो गया है। ठीक है, उसके बाद में पिया है, वर्षा हो रही है, वर्षा उस समय चल रही है। ठीक है, जो बारिश है वो रुकी नहीं है। राम पढ़ रहा है, तो राम भी उस समय क्रिया कर रहा है, तो क्या कर रहा है, राम भी पढ़ रहा है। तो क्या हो गए, ये विधान सूचक हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब करते हैं निषेध सूचक की। ठीक है, तो जो निषेध सूचक में इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों में कार्य के न होने का भाव हो। ठीक है, कार्य का न होना, सीधी सी बात है, तो नकारात्मकता से जुड़े हुए कार्य का न होना। ठीक है, तो जहां पे कार्य का न होना हो तो वो क्या कहलाते हैं, निषेध सूचक कहलाते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, तुम मत पढ़ो। तो मत का अर्थ भी क्या है, तुम मत पढ़ो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो विधान उसमें निषेध में, जिसमें कार्य का न होना पाया जाएगा। ठीक है, और जिसमें कार्य जब नहीं होगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। साथ ही साथ मैंने दूध नहीं पिया है तो नहीं पिया है, तुम मत पढ़ो तो मत। ठीक है, तो उसके आधार पे ही निषेध सूचक है। चलिए उसके बाद बात करें आज्ञा सूचक। चलिए आज्ञावाचक की बात करें, इंपेरेटिव की। तो इसमें क्या होता है कि जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, ठीक है, आदि का ज्ञान हो, तो वो कैसे होते हैं, आज्ञा सूचक। जैसे बाजार जाकर फल लाओ। ठीक है, तो क्या है, बाजार जाकर फल लाओ। मोहन तुम यहीं पर बैठकर पढ़ो, तो आदेश भी दिया जा रहा है साथ के साथ उसे। ठीक है, बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, जीव जंतु की रक्षा करो। तो इसमें क्या हो गया, आज्ञावाचक में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, ठीक है, आदि। ठीक है, इसमें है जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाए, ठीक है, आज्ञा दी जाए, प्रार्थना है, उपदेश, ठीक है, आदि। जैसे मोहन तुम बैठकर पढ़ो। ठीक है, मोहन तुम बैठकर पढ़ो। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपसे बताया जाए कि मोहन तुम बैठकर पढ़ो, तो मोहन ने वहां पे बैठ के पढ़ा क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानी है। साथ के साथ राम बाजार जाकर फल लाओ। ठीक है, फल ले आओ। उसके बाद में ये सभी चीजें हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, जिन वाक्यों में आज्ञा नहीं, ठीक है, आज्ञा हो जाए या प्रार्थना, उपदेश, जो भी चीजें हैं, तो मोहन तुम बैठकर पढ़ो, राम बाजार जाकर फल लाओ। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं, तो बड़ों का सम्मान करो, जीव जंतु की रक्षा करो, तो कैसे होगी वो आज्ञा सूचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक तो आप जानते हैं, जिसमें क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ठीक है, ये लगा दिया जाए, प्रश्न पूछे जाएं तो वो कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक हो जाते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आई हो, राम तुम क्या कर रहे हो, यह कौन आए हैं। ठीक है, तो क्या है वहां पे, कैसे, रमेश कहाँ जाएगा, जिसमें क्यों, कहाँ, कैसे का प्रयोग हो।
क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, तो जहां पर क्यों, कहाँ, कैसे का प्रयोग है वहां पे प्रश्न सूचक होता है। उसके बाद में बात करें विस्मय सूचक। ठीक है, तो विस्मय सूचक की बात करें तो जहां पे अचानक से होने वाली चीजें हैं, जहां विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वहां पर क्या होते हैं, विस्मय सूचक होते हैं। जिन वाक्यों में अचानक से होने वाली जैसे आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक। ठीक है, और जैसे अचानक से कोई चीजें दिखा, अचानक से बारिश का हो जाना। ठीक है, जैसे वह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हैं जैसे हाय, इसके माता पिता दोनों ही चल बसे। हाय ये क्या हो गया। ठीक है, इससे भी लिख सकते हैं हाय ये क्या हो गया, अर्थात कोई घटना घटित हो गई है, ये क्या हो गया। मतलब हाय भी मतलब दुखजनक बातें भी बताई जा रही है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ब्रेवो। ठीक है, तो इस तरीके के जहां पे शब्द यूज किए जाए, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, तो ये सारी चीजें किसके अंदर है, विस्मय बोधक के। ठीक है, अचानक से जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, कोई घटना हो जाना, अचानक से बारिश जीत जाना, मैच का जीत जाना, उन्हें। ठीक है, हे ईश्वर। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहा जाती है जिसमें अरे न हे, अरे, हाय ये तीनों लगा दी जाए तो वो कौन से विषम होते। चलिए, संदेह संदेह सूचक की बात करते हैं। चलिए, संदेह सूचक की बात करें तो संदेह सूचक में क्या होता है कि जिसमें कोई संदेह हो, संभावनाएं हो काम होने की, हुआ नहीं हुआ, तो वो संदेह सूचक है। शायद शाम को वर्षा हो जाएगी। ठीक है, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम वो आ रहा है नहीं आ रहा, हो सकता है राजेश आ जाए। ठीक है, तो जहां पे कार्य चल तो रहा हो लेकिन संभावनाएं हो, निश्चित न हो। ठीक है, जिसमें शायद शब्द का प्रयोग किया जाए। शायद। ठीक है, तो शायद से आप देख सकते हैं जैसे शायद आज वर्षा होगी। ठीक है, तो शायद आज वर्षा होगी तो आज वर्षा होगी। ठीक है, हो सकती है आज वर्षा हो जाए। ठीक है, शाम को। ठीक है, वह आ रहा होगा। वह आ रहा होगा। ठीक है, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम। ठीक है, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम है। ठीक है, तो कौन सी हो गई भाई संदेश। अब इच्छा सूचक की बात करते हैं, तो जो इच्छा सूचक है वो क्या है, जिसमें इच्छाएं दर्शाई जाए। ठीक है, आशीष दी जाए, शुभकामनाएं दी जाए, का ज्ञान हो, जैसे तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, तो ये इच्छा है कि भाई तुम्हारा कल्याण हो आज,
तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, इच्छा, जहां पे इच्छाएं दर्शाई जाए। चलिए, इच्छा सूचक में आप देख सकते हैं जहां पर तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तो क्या है वो, इच्छा सूचक है। ठीक है, उसके बाद में देख रहे हैं जैसे तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे, या भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। ठीक है, संकेत सूचक की है, जैसे आप देख रहे हैं जो संकेत सूचक है, तो संकेत सूचक में इसमें जिन वाक्य में शर्त संकेत पर निर्भर होता है, तो यह यानी एक क्रिया का होना, तो वो क्या कहलाते हैं, संकेत सूचक कहलाते हैं। जिन वाक्यों में मतलब शर्त हो। एक सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मिनट। जिन वाक्यों में जिन वाक्य में शर्त हो, ठीक है, संकेत का बोध हो, ठीक है, यानी एक क्रिया का होना हो दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, तो वो क्या होता है, संकेत सूचक होता है। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे तो फल अवश्य मिले। यदि परिश्रम करोगे करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, ठीक है, फल अवश्य मिलेगा या सफल अवश्य होंगे, ये कुछ भी लिख सकते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होंगे। ठीक है, बिल्कुल मिलेगी। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, संकेत दिखाई दे रहा है कि अगर पिताजी आ जाते तो यह कार्य कैसा हो जाता, शुभ हो जाता, अच्छा होता। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, तो किसके प्रति संकेत किया जा रहा है, वर्षा के प्रति, कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, आते, तो ये सारी चीजें हमने किसके आधार पे देखी, ये देखी हमने अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे हमने कितनी सारी चीजें देखी हैं, जैसे आप सभी देख रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं जिनके आधार पे हमने ये देखा है, तो ये आधार पे। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिया युक्त है, क्रिया विहीन है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। फिर पहले हम वाक्य के आधार पे दोनों भेदों को करते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट उस पे चलेंगे। सरल वाक्य है, ठीक है, तो सरल वाक्य है वो क्या है, मिश्र वाक्य है तो क्या है, संयुक्त वाक्य है तो क्या। ठीक है, तो सरल वाक्य की हम बात करें तो सरल वाक्य क्या होता है, जैसे आप देखें कि सरलता उनके आधार पर, तो अभी हम देखेंगे क्या क्या होते हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, सारी चीजें।
चलिए, साथ के साथ बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा मिल रहा है। थोड़ा सा शोर हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन बस क्या करें, थोड़ा सा दिक्कत सी लगती है। चलिए, तो रचना के आधार पे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 3 भेद हो जाते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य भी कहा जाता है, जैसे आप सभी जानते हैं। सिंपल टेंस का तो वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जो सरल वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं आपके जिसमें जिसमें केवल एक उद्देश्य हो ठीक है, तो एक तो उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, एक ही विधेय हो, तो क्या कहलाते हैं वो? वाक्य। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? उद्देश्य वाक्य कहलाते हैं। और ठीक है, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें एक विधेय हो, एक तो वो सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में एक ही क्रिया कार्य करता है, मतलब एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया कार्य करेगा। जैसे मुकेश पढ़ता है तो मुकेश सीधी सी बात है पढ़ता ही है। हाँ, मुकेश पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में आप देख रहे हैं विवेक पत्र लिखता है। ठीक है, राकेश ने भोजन किया। तो आप देख रहे हो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। तो भोजन किया है, विधेय है, तो राकेश ने किसने किया भोजन? राकेश ने किया है। पत्र किसने लिखा है? विवेक ने लिखा है। पढ़ कौन रहा है? मुकेश पढ़। तो मतलब एक विधेय, एक उद्देश्य और कर्ता करता है। ठीक है, क्रिया भी है, करेगा आदि होती है इसमें। कर्ता, किया, करेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? का होगा, ठीक है, किया होगा और होगा, तो ये सारी चीजें इसमें लगाई जाती है। लिख देती हूँ क्या क्या चीज होंगी। एक तो कर्ता होगा, कर्ता या करती। ठीक है, दूसरा आपका किया है। ठीक है, तीसरा आपका करेगा। तीन चीजें हो गई। मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, मुकेश ने भोजन किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके? सरल वाक्य हो जाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें मिश्रित वाक्य। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मिश्रित वाक्य की बात करेंगे, या जो भी है संयुक्त की। तो जिन वाक्य के प्रधान होंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं तो प्रधान होंगे, जैसे मुख्य उपवाक्य हो या अन्य जो भी आश्रित हैं उनके आधार पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मिश्र वाक्य होंगे तो जिनमें आप देख रहे हैं एक मिनट, जिन वाक्यों में, एक मिनट में कलर चेंज करती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जिन वाक्यों में एक प्रधान मतलब मुख्य, ठीक है, उपाक्य हो, अन्य आश्रित हो। अन्य कैसे हो? आश्रित हो या गौण हो। ठीक है, जो वापस में उसमें की, जो, एक मिनट, क्योंकि, जितना,
उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, यहाँ, वहां, आदि। तो ये कैसे होंगे आपके मिश्रित वाक्य होंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर इन्हें बोल सकते हैं, जब, तब, वहां, जहां का। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो आप देख रहे हैं इसमें एक मुख्य उद्देश्य होगा और एक ही मुख्य विधेय होगा। ठीक है, दोनों एक कहने वाला होगा और एक ही मुख्यता आधार पे होंगे। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे जो अक्षर अच्छे नहीं बनते। चलिए उदाहरण देखते हैं। एक सेकेंड। जैसे मैं जानता हूं, ठीक है, मैं जानता हूं, जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। ठीक है, तो देख लिया कि कौन ने, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, चलिए। तो इसमें आप देख रहे हैं तो किसका प्रयोग किया जा रहा है, की का प्रयोग किया जा रहा है कि मैं जानता हूं जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। ठीक है, वो क्या है, जो लड़का। ठीक है, कोई किसको बताया गया है, जो लड़के को। ठीक है, दूसरा वाक्य है जो लड़का कमरे में बैठा है, बैठा है वह मेरा भाई है। ठीक है, वो क्या है, मेरा भाई है, जिसके आधार पे आप देख सकते हैं तो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो इस तरीके से जहां जिसमें मतलब कि तुम जानते हो जो लड़का है, तो वो क्या है, में एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय। तो उद्देश्य कौन है, जो लड़का है, और बाकी क्या है, और सब फ्रेंड। चलिए उसके बाद में हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य में आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे चीजें हैं। तो संयुक्त वाक्य के आधार पे आप देख सकते हैं जिसमें वाक्यों में आप दे दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक हो, मतलब जो सरल वाक्य दो से दो अधिक जुड़े हुए हों तो वो क्या होते हैं, सरल वाक्य। जिसमें एवं है, किंतु, परंतु, फिर, तो, अभी, नहीं, जुड़े, संयुक्त, तो इतने आदि शादी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे वह सुबह गया शाम को लौट आया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, तो दो वाक्य जुड़ गए इसमें कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, तो और से हमने उसे जोड़ दिया है कि और लगे। प्रिया बोली पर असत्य नहीं, नहीं सॉरी, प्रिया बोलो पर असत्य नहीं, पर लगा दिया गया। साथ के साथ उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हुआ। ठीक है, किंतु, परंतु, पर, फिर, तो, लेकिन, इसलिए, और जहां पर ये यूज किए जाए समझ लेना वो कौन से हैं, आपके संयुक्त वाक्य हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने काफी सारी चीजें यहाँ पर देखी, समझी, जानी। ठीक है, उनके बाद में फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। फिर क्रिया युक्त देखेंगे, क्रिया विहीन देखेंगे, स्थिर समाकृत देखेंगे, अर्थ के आधार पर देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ये व्याकरण पोर्शन है। ठीक है, क्या है, ये व्याकरण पोर्शन है जिनके आधार पर हम यहाँ पर देख के चलेंगे। आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही पर्याप्त है। तो जैसे आप सभी देख रहे हैं कि भैया आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी के बाद में
तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ये मेरा अपना रेफरल कोड है जो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आप यहाँ इजीली समझ भी रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर सारी चीजें आपको दर्शाई गई हैं, समझाई गई हैं, बताई गई हैं। ठीक है, ठीक है, इन सब के आधार पर। और ये प्लस कोर्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस कोर्स की। तो प्लस कोर्स हम क्यों लें, आइकॉनिक कोर्स क्यों लें? ठीक है, प्लस कोर्स आप देख रहे हैं ये सब सब्सक्रिप्शन है, तो लेकिन इसमें सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन जो माना जाता है वो 6 मंथ का माना जाता है और 24 मंथ्स का माना जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं 4725 रुपीज है, और 6 मंथ का में आप देख रहे हो 8505 रुपीज है, 24 मंथ्स का आप देख रहे हो 15,120 है, और बाकी जो आप सभी देख रहे हैं। तो ये मेरा अपना रेफरल कोड है, और रेफरल कोड है मेरा RASH10। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। ठीक है, प्लस कोर्स में आइकॉनिक कोर्स में क्या क्या डिफरेंस है? ये बेस्ट एजुकेटर्स है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर कोर्स है, लाइव टेस्ट है। ठीक है, ये के बेस्ट एजुकेटर्स है, तो ये सारी चीजें हैं। तो पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो ये सभी चीजें हैं जो इसके अंदर आपको बताई जा रही हैं। 6 मंथ है, 24 मंथ्स है। ठीक है, तो 6 मंथ का आप देख रहे हैं 12,180 है। उसके बाद में 12 मंथ्स का है तो 16,875 है, और 24 मंथ्स का देख रहे हैं 22,500। ठीक है, तो ये आपका सब, ये आप देख सकते हैं आइकॉनिक का है। देखो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। ये मेरा अपना रेफरल कोड है RASH10। ठीक है, उसके बाद में अन अकेडमी कॉम्बैट कॉम्पिटिशन है जो आपका अल्टरनेटिव हर संडे को होगा, एवरी संडे को होगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये कब है, 31 जनवरी को आपका है, 31 जनवरी को है, 11 AM है। ठीक है, और उसके लिए आप यूज कोड देख सकते हैं NTA। UGC नेट है, और रजिस्टर ना हुआ, अगर किसी ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज वो रजिस्ट्रेशन जरूर करें। रजिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट रैंक के लिए 10,000 है, और सेकंड रैंक के लिए 5,000 है, थर्ड रैंक के लिए बात करें 2,000 है, उनके लिए 1,000। ठीक है, तो आप सभी का क्लास को करने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। तो गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।